नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु रहेगा उपन्यास का। आज हम जो है वो टेस्ट ले रहे थे। इस कड़ी के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, उपन्यास, इसमें हम लोगों ने कुल 40 प्रश्न लिए हैं, जिसमें से 20 प्रश्न का टेस्ट पहले हो चुका है पहले भाग में, और अभी 20 प्रश्नों का लगभग शायद नहीं 28 प्रश्न और है बाकी, शायद कुल 48 प्रश्न है शायद। ठीक है, तो कुल 48 प्रश्न है, जिसमें से 20 प्रश्नों का टेस्ट हम ले चुके हैं, क्योंकि व्याख्या सहित उन प्रश्नों को व्याख्या सहित या विस्तार से बताने के कारण जो 20 प्रश्नों का जो टेस्ट था वो भी थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया है। तो दूसरे भाग के अंतर्गत हम 21 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि सभी विधाओं को विस्तार से बताया जाए, उनके टेस्ट भी लिए जाए और प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित समझाने का प्रयास किया जाएगा। और साथियों, आप लोगों ने, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ अन्य विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो सके, और हमारा जो ये वीडियो है या हमारा जो प्रयास है वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो इतना सा आप लोगों से हमारा अनुरोध है। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। 21 है, निम्न में से प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। निम्न में से प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। इससे संबंधित मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले वीडियो में विस्तार से। इसमें थोड़ा सा मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा उत्तर। तो उत्तर की हम बात करते हैं तो आप लोगों ने उत्तर देना है। पहला है भाग्यवती, दूसरा है परीक्षा गुरु, स में है रहस्य कथा और द में है धूर्त रसिक लाल। तो कौन सा है निम्न में से प्रथम मौलिक उपन्यास, कौन सा माना गया है? तो प्रथम मौलिक उपन्यास की हम बात करते हैं तो परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु की रचना कब हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास ने। किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है, और इसी को आचार्य शुक्ल, नगेंद्र व बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। सर्वसम्मति से भी परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, और आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन ने भी इसे प्रथम मौलिक उपन्यास कहा है। इन सभी ने इसे उपन्यास कहा है, हम सभी ने इसे उपन्यास कहा है, लेकिन जिन्होंने इसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने, उन्होंने इसे क्या कहा है? नई चाल में ढली पुस्तक। नई चाल में ढली पुस्तक कहा है। क्या कहा है? नई चाल में ढली पुस्तक। तो यहां प्रश्न बन जाता है कि नई चाल में ढली पुस्तक किस उपन्यास को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास को नई चाल में ढली पुस्तक किसने कहा था? तो किसने कहा था? लाला श्रीनिवास दास ने कहा था। बहुत से प्रश्न इसमें से बन जाते हैं, ज्यादा विस्तार से आप लोग बहुत समझदार हैं। तो आगे के प्रश्न पर आते हैं हम लोग। इसी के साथ आते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। तो जैसा कि आप लोगों का स्नेह है वो बनाए रखिए, हम लोग प्रयास करते रहेंगे। अगर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, संदेश कर सकते हैं, हमें सूचित कर सकते हैं। और इस बार व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी जो है वो बड़े धुआंधार तरीके से करवाई जाएगी और विस्तार से करवाई जाएगी, भयंकर रूप से करवाई जाएगी, मारधाड़ भरी रहेगी। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हिंदी में किसका प्रवर्तक? जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी को, देवकी नंदन खत्री को, लज्जा राम शर्मा को या हरि कृष्ण जौहर को? किसको कहा जाता है? क्या? जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक। क्या? जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी को, देवकी नंदन खत्री को, लज्जा राम शर्मा को या हरि कृष्ण जौहर को? तो आपको बता देना चाहते हैं हम लोग कि गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक
माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इसी के साथ हम आते हैं एक और बात थी जासूसी उपन्यास। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक, बात किसकी चल रही थी? जासूसी उपन्यास। तो जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी को। किसे कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी को। इसी तरह से हम बात करते हैं तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का जनक या प्रवर्तक। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का जनक या प्रवर्तक किसे कहते हैं? तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं, तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक हम कहते हैं देवकीनंदन खत्री को। किसको? देवकीनंदन खत्री को हम तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक कहते हैं। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का जनक। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसको कहा गया? गोपाल राम गहमरी को। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का जनक कहा जाता है देवकीनंदन खत्री को। ऐतिहासिक उपन्यासों का जनक, ऐतिहासिक उपन्यासों का जनक, ऐतिहासिक उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किशोरी लाल गोस्वामी को। किसे कहा जाता है? किशोरी लाल गोस्वामी को। अब इसके बाद आता है आंचलिक उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? आंचलिक उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु को। किसको कहा जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु को। इनका उपन्यास कौन सा था? पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? वैसे कुछ विद्वानों ने देहाती दुनिया भी माना है, शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया को भी माना है, लेकिन वैसे सर्वसम्मति से किसको माना जाता है? मेला आंचल को। किसको माना जाता है? मेला आंचल को प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अब आते हैं प्रथम राजनीतिक उपन्यास। कुछ बातें हैं जो बता देना चाहता हूं। प्रथम राजनीतिक उपन्यास, प्रथम राजनीतिक उपन्यास किसे कहा जाता है? प्रथम राजनीतिक उपन्यास कहा जाता है प्रेमाश्रम को। प्रेमाश्रम किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है प्रेमाश्रम? प्रेमचंद जी का। और जीवन पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास, पत्रात्मक पत्रात्मक क्या बात हो गई? पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास, पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है? चंद हसीनों के खतूत। किसे कहा जाता है? चंद हसीनों के खतूत। किसे कहा जाता है? चंद हसीनों के खतूत। किसका है ये? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का ये उपन्यास है। हम बात कर रहे थे जासूसी उपन्यासों की, तो जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी को। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? देवकीनंदन खत्री को। देवकीनंदन
खत्री को। ऐतिहासिक उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? किशोरी लाल गोस्वामी को। आंचलिक उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को, जिनका मेला अंचल जो था वो प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। प्रथम राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम को कहा जाता है प्रेमचंद के। और पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास की बात करें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का चंद हसीनों के खतूत जो है वो पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। क्या है प्रश्न संख्या 23? गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के किस उपन्यासकार से प्रभावित थे? गोपाल राम गहमरी जो है जो जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी जिन्हें जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है वो अंग्रेजी के किस उपन्यासकार से प्रभावित थे? गोल्डस्मिथ से, बैपर है, आर्थर कॉनन डॉयल, मोलियर और शेक्सपियर किस से प्रभावित थे? तो गोपाल राम गहमरी किस से प्रभावित थे? आर्थर कॉनन डॉयल। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। कौन? गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जो थे आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। ध्यान लग लेना, रख लेना। अच्छा प्रश्न है। प्रेमचंद का पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास है। प्रेमचंद का पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास है सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रम। सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रम। तो कौन सा है? पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास की बात करते हैं तो कौन सा आता है हमारे पास? पुनर्जन्म से क्या सेवा सदन है, कायाकल्प है, रंगभूमि है या प्रेमाश्रम है? तो कौन सा है? कायाकल्प। जैसे ही पता चल रहा है काया का कल्प, काया अर्थात आत्मा, वैसे काया तो शरीर होता है, ठीक है ना? ठीक, तो कायाकल्प पुनर्जन्म किससे संबंधित है? ये पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास है कायाकल्प। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है कायाकल्प, जो किससे संबंधित है? पुनर्जन्म से संबंधित है। प्रेमाश्रम हम पहले ही देख चुके हैं कि ये क्या है? प्रथम राजनीतिक उपन्यास है। प्रेमाश्रम जो है इसे प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। गोविंद मिश्र के उपन्यास कोहरे में कैद रंग। गोविंद मिश्र के उपन्यास कोहरे में कैद रंग, उपन्यास का नाम क्या है? कोहरे में कैद रंग को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? गोविंद मिश्र के उपन्यास कोहरे में कैद रंग को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 2008 ईस्वी में, 2007 में, 2006 में या 2005 में? तो कब मिला था? 2008 ईस्वी में। प्रश्न काफी बन जाते हैं कि कोहरे में कैद रंग किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 1। आप इनको जब आपके पास समय हो तब आप जो आपकी पढ़ने की गति है, जो याद करने की गति है, उसको गति न दे, उसको स्पीड न दे, उसको आराम से मनन करके पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी अगर आपने स्पीड से पढ़ दिया तो फिर वो दोबारा जब हम उसका स्मरण करते हैं तो वो स्मरण नहीं होता, याद नहीं हो पाता, याद रहता नहीं है। तो पहले आप इसको धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करें, धीरे धीरे प्रत्येक बिंदु को समझते हुए। जब समझते हुए पढ़ेंगे तो फिर बाद में जब एग्जाम देने जाएंगे स्पीड से पढ़ेंगे तो वो याद रह जाएगा। जैसे अब यहाँ कौन सा है? पहले तो ये है कि कोहरे में कैद रंग। पहला प्रश्न बनता है कि कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसका है? गोविंद मिश्र का। कौन सा है? गोविंद मिश्र का। कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसका है? गोविंद मिश्र का। दूसरा प्रश्न बनता है हमारे पास, कोहरे में कैद रंग को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? कोहरे में कैद रंग उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 2008 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न हमें पास ये बनता है कि गोविंद मिश्र के किस उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गोविंद मिश्र के किस उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कोहरे में कैद रंग। चौथा हमारे पास बनता है कि 2008 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2008 ईस्वी में किस हिंदी साहित्य रचना को पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कोहरे में कैद रंग। पांचवा प्रश्न हमारे पास बन जाता है, कोहरे में कैद रंग 2008 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कोहरे में कैद रंग रचना किस विधा की है? तो किस विधा की है? उपन्यास विधा की है। तो ये 5 या 6 प्रश्न तो एक ही प्रश्न से मैंने बना दिए। इस प्रकार 7-8 प्रश्न बन जाते हैं। आप इसी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे कि हर
केंद्र से, हर बिंदु से, हर तरीके से इसको याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको याद अच्छे से रहेगा। नागार्जुन कृत किस उपन्यास में बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी है? मतलब नागार्जुन का एक उपन्यास जिसका नायक कौन है? एक वृक्ष है। जिसका नायक कौन है? एक वृक्ष है। उपन्यास में बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी है। नई पौध में, बाबा बटेश्वर नाथ में, जमुनिया का बाबा में और इमरतिया। नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, जमुनिया का बाबा और इमरतिया किसका? नागार्जुन का। तो कौन सा था? बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ में क्या है? बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी को दर्शाया गया है। बरगद के वृक्ष को, बाबा बटेश्वर नाथ क्या है? ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? नागार्जुन का। किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। नागार्जुन का ये क्या है? आंचलिक उपन्यास है। निम्न में से रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। किस शैली में लिखा गया उपन्यास? रिपोर्टाज शैली में। किस शैली में लिखा गया उपन्यास पूछा है? रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? राग दरबारी है, समाज की वेदी पर है, समाज की वेदी पर है, देहाती दुनिया या नूतन ब्रह्मचारी। रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ए बैस है या दे? तो रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल का। किसका था? श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास था। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का, जो रिपोर्टाज शैली में लिखा गया था। अब आता है समाज की वेदी पर। समाज की वेदी पर जो उपन्यास है, इसका उत्तर ए है। समाज की वेदी पर है जो अनूप मंडल, अनूप मंडल का है। क्या है ये? किसका उपन्यास है? अनूप मंडल का। किसका उपन्यास है ये? अनूप मंडल का। समाज की वेदी पर। और किस शैली में लिखा गया है? पत्रात्मक शैली में। किस शैली में लिखा गया है? पत्रात्मक शैली में। पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा था? चंद हसीनों के, चंद हसीनों के खतूत। किसका था? पांडेय बेचन शर्मा उग्र का। पांडेय बेचन शर्मा उग्र का ये उपन्यास था। पांडेय बेचन शर्मा उग्र का पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास। और समाज की वेदी पर किसका उपन्यास है? अनूप मंडल का, जो किस शैली में लिखा गया? पत्रात्मक शैली में। देहाती दुनिया उपन्यास जो है वो किसका है? शिव पूजन सहाय का। किसका है? शिव पूजन सहाय का। किस शैली में लिखा गया है ये? आत्मकथात्मक शैली में। किस शैली में लिखा गया है? आत्म कथात्मक शैली। किस शैली में लिखा गया है? आत्मकथात्मक शैली में। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है वो किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। और किस शैली में लिखा गया है? यह नाटकीय शैली में लिखा गया है। साथियों, पास में थोड़ा सा निर्माण कार्य चल रहा है तो शायद उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत आ सकती है। खट खट ठक ठक खट खट ठक ठक खट खट ठक ठक, ठीक है ना? इस प्रकार की आवाज़ थोड़ी बहुत आ सकती है, तो आप विचलित न हो, ठीक है? ये था प्रश्न हमारा 27। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 क्या है? आर्थर कॉनन के उपन्यास ए स्टडी इन स्कॉटलैंड 1887 ईस्वी का गहमरी जी ने किस शीर्षक से अनुवाद किया? देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो गोपाल राम गहमरी जो थे वो किससे प्रभावित थे? आर्थर कॉनन डॉयल से। और आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास ए स्टडी इन स्कॉटलैंड, ए स्टडी इन स्कॉटलैंड, ठीक है, का किस शीर्षक से अनुवाद किया था? ए स्टडी इन स्कॉटलैंड का किस शीर्षक से अनुवाद किया था? ए स्टडी इन स्कॉटलैंड कब आया था? 1887 में। उसका अनुवाद कब किया गया था और किस नाम से किया गया था? गोविंद राम, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, इंद्रजालिक जासूस। तो किस नाम से किया गया था? ए स्टडी इन स्कॉटलैंड का गोविंद राम नाम से। गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम नाम से इसका अनुवाद किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में। लखनऊ की कब्र वैशाली महल सरा। लखनऊ की कब्र
लखनऊ की कब्र, वैशाली महल सरा उपन्यास के रचयिता है? ए किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, गंगा प्रसाद गुप्त और मनन द्विवेदी। कौन है इन उपन्यासों के रचयिता? तो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के नाम है लखनऊ की कब्र और शाली महल सरा। लखनऊ की कब्र और शाली महल सरा। प्रश्न संख्या 30, जयरामदास गुप्त कृत उपन्यास है। जयरामदास गुप्त कृत उपन्यास है काश्मीर पतन, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह। नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह। मलका चांद बीबी, उपयुक्त सभी। तो क्या है? उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी इसलिए रखा गया है क्योंकि आप इसके बारे में जान सके कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। जयराम दास के उपन्यास कौन से हैं? काश्मीर पतन है, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह, मलका चांद बीबी, ये इनके उपन्यास है। किसके? जयराम दास के। किसके? जयराम दास के उपन्यास हैं ये। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पर। किशोरीलाल गोस्वामी कृत कहानी, ये क्या है कि कुछ प्रश्न जो है वो कहानियों से आ गए हैं। कुछ प्रश्न जो है वो कहानियों से आ गए हैं, तो मैंने इनको काट कर आगे जाने की बजाय या फिर से परेशान होने की बजाय मैंने ये सोचा कि कहानी भी तो पढ़नी ही है और इस विधा का ये तो एक दो प्रश्न ये है, तो उसी के बारे में भी आपको बता ही देता हूँ चलते चलते। आप चाहें तो उपन्यास के टेस्ट के अंतर्गत इनको न रखें और जितने ये प्रश्न है चाहे तो कुल प्रश्नों में से काट सकते हैं और केवल उपन्यास के प्रश्नों की काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी केवल टेस्ट दे रहे होते हैं या जैसे उन्हें पता चलता है कि उपन्यास विधा का टेस्ट होगा तो वो केवल उपन्यास याद करते हैं, कहानी के प्रश्न आने से वो सोचते हैं कि ये गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोच लेना कि आपके या फिर बोनस अंक इनको मान लेना, आप जैसे मर्जी कर लेना, लेकिन प्रश्न आ गए हैं महत्वपूर्ण है तो मैं आपको करवा देता हूँ। किशोरीलाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? किशोरीलाल, अरे यार क्या है, जबान कहाँ जा रही है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती किसमें? सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? 1900 में? ए बैस है या द? आपके सामने है, ए बैस है या फिर द। कब प्रकाशित हुई थी? तो कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ध्यान लगा लेना आप। प्रश्न संख्या 32, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कहानी है, इनमें से कौन सी कहानी थी जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदुमती ये तो हुई थी, ओके है, ये बात तो अभी अभी पढ़कर आए हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली, या उपयुक्त सभी? इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। ये सभी कहानियां जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सी कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है? निम्न में से कौन सी कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है? मन की चंचलता, इंदुमती, दुलाई वाली और 11 वर्ष का समय। कौन सी कहानी टेम्पेस्ट पर लिखी गई है? तो इंदुमती। इंदुमती जो वो है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। सन 1900 ईस्वी में माधव प्रसाद मिश्र कृत मन की चंचलता, सन 1900 ईस्वी में माधव प्रसाद मिश्र कृत मन की चंचलता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ए बैस है और द किस में हुई थी? सुदर्शन में। किस में प्रकाशित हुई थी? सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब आ जाते हैं हम उपन्यासों पर। तो हमारे पास लगभग 3 या 4 प्रश्न ऐसे थे जो कहानी से संबंधित बीच में आ गए थे। निम्न में से किस उपन्यासकार के नारी पात्र, निम्न में से किस उपन्यासकार के नारी पात्र यदि एक ओर समाज की मर्यादाओं को बनाए रखना चाहते हैं तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व की पहचान भी करना चाहते हैं? ठीक है, निम्न में से किस उपन्यासकार के नारी पात्र, मतलब जो ये उपन्यासकार है, इन उपन्यासकार ने स्त्री के या वास्तव में जीवन का वास्तविक चित्रण किया था, वर्तमान जीवन का वास्तविक चित्रण किया गया था। जो स्थिति स्त्री की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं, तो नारी जो वर्तमान नारी है उसकी स्थिति अधिकांशतः जो वर्तमान नारी है उसकी स्थिति यही रहती है कि वह समाज की मर्यादाओं को भी बनाए रखना चाहती है और अपने अस्तित्व को भी
बनाए रखना चाहती है, समाज की मर्यादाओं को भी बनाए रखना चाहती है और अपने अस्तित्व को भी बनाए रखना चाहती है, अपनी स्वतंत्रता को भी बनाए रखना चाहती है, अपने ख्वाबों को भी बनाए रखना चाहती है, अपने सपनों को भी बनाए रखना चाहती है और अपने व्यक्तित्व को भी बनाए रखना चाहती है, अपने आप को बनाए रखना चाहती है वर्तमान की नारी। तो कौन से ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने नारी की इस आवाज को या इस भावना को अपने उपन्यासों में स्थान दिया था? जैनेंद्र, नागार्जुन, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा। जैनेंद्र, नागार्जुन, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा। तो कौन थे वो? जैनेंद्र थे। कौन थे? जैनेंद्र। जैनेंद्र जो थे, उनके जो उपन्यास थे, उनके अधिकतर उपन्यास जो थे वो नायिका प्रधान थे। क्या थे? नायिका प्रधान थे। इनके अधिकतर उपन्यास जो थे वो नायिका प्रधान थे। जैनेंद्र के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैनेंद्र ने जैनेंद्र के उपन्यासों की एक छोटी सी ट्रिक है, स्पीडली बताना चाहूंगा क्योंकि इसको एक अन्य वीडियो में मैंने विस्तार से बता दिया है। जैनेंद्र ने परख कर सुनीता को त्याग पत्र दे दिया। जैनेंद्र ने परख कर सुनीता को त्याग पत्र दे दिया और कल्याणी के साथ सुखदायक विवर्त व्यतीत किया। जैनेंद्र ने परख कर सुनीता को त्याग पत्र दे दिया और कल्याणी के साथ सुखदायक विवर्त व्यतीत किया, लेकिन जयवर्धन और मुक्तिबोध 1956 और 65 वाले जयवर्धन और मुक्तिबोध 1956 और 65 वाले नीलमणि को अनंतर ले गए और ले जाकर तपोभूमि के अनाम स्वामी दशार्क को सौंप दिया। तो थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैनेंद्र ने परख कर सुनीता को त्याग पत्र दे दिया। जैनेंद्र ने परख कर सुनीता को त्याग पत्र दे दिया और कल्याणी के साथ सुखदायक विवर्त व्यतीत किया। जैनेंद्र ने परख कर सुनीता को त्याग पत्र दे दिया और कल्याणी के साथ सुखदायक विवर्त व्यतीत किया, लेकिन जयवर्धन और मुक्तिबोध 1956 व 65 वाले नीलमणि को अनंतर ले गए और ले जाकर तपोभूमि के अनाम स्वामी दशार्क को सौंप दिया। क्या है? जैनेंद्र ने, अब इसके उपन्यास कौन से थे? उपन्यास है, पहला उपन्यास है परख। जैनेंद्र ने परख कर सुनीता को, दूसरा उपन्यास है सुनीता, तीसरा उपन्यास है त्यागपत्र, चौथा उपन्यास है कल्याणी, पांचवा उपन्यास है सुखदा, 6 नंबर पर उपन्यास है विवर्त, 7 नंबर उपन्यास है व्यतीत,
8 नंबर उपन्यास है जयवर्धन, 9 नंबर उपन्यास है मुक्तिबोध, 10 नंबर उपन्यास है नीलमणि, 11 नंबर उपन्यास है अनंतर, 12 नंबर उपन्यास है तपोभूमि, 13 नंबर उपन्यास है अनाम स्वामी, 14 नंबर उपन्यास है दशार्क। दशार्क इनका अंतिम उपन्यास था। दशार्क जो था वो इनका अंतिम उपन्यास था, 1983 ईस्वी में रचित था। जनेंद्र ने परख कर सुनीता को त्याग पत्र दे दिया और कल्याणी के साथ सुखदायक विवर्त व्यतीत किया, लेकिन जयवर्धन और मुक्तिबोध 1956 व 65 वाले नीलमणि को अनंतर ले गए और ले जाकर तपोभूमि के अनाम स्वामी दशार्क को सौंप दिया। ये है इसकी ट्रिक और ये उपन्यास है जनेंद्र ने परख कर। हम परख की बात करते हैं तो सबसे प्रथम उपन्यास है 1928 ईस्वी में। परख की रचना हुई थी 1928 में। अब आता है 1935, 1937 और 1939। 1935, 1937 और 1939। उसके बाद आता है 1952, 1953, 1952, 1953 और 1953। जयवर्धन का यहां लिखा हुआ है 1956, मुक्तिबोध का है 1965, नीलमणि का है 1968, अनंतर का है 1968, तपोभूमि का है 1972, अनाम स्वामी का भी 1972 और दशार्क का है 1983। दशार्क का है 1983 ईस्वी। परख जो है इनका प्रथम उपन्यास था और दशार्क जो है वो इनका अंतिम उपन्यास था, 1983 ईस्वी में लिखा गया था। इनका जो मुक्तिबोध उपन्यास है 1965 में लिखा गया था, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1966 ईस्वी में। कब मिला था इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1966 ईस्वी में मिला था। एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि जनेंद्र ने परख कर सुनीता को त्याग पत्र दे दिया। जनेंद्र ने परख कर सुनीता को त्याग पत्र दे दिया और कल्याणी के साथ सुखदायक विवर्त व्यतीत किया, लेकिन जयवर्धन और मुक्तिबोध 1956 और 65 वाले नीलमणि को अनंतर ले गए और ले जाकर तपोभूमि के अनाम स्वामी दशार्क को सौंप दिया। ये थे जनेंद्र। चलते हैं वापस प्रश्न संख्या 36 पर। अज्ञाकृत शेखर एक जीवनी। अज्ञाकृत शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष है ए बैस है या फिर द। ए बैस है या फिर द। अज्ञाकृत शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। अज्ञाकृत शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। अज्ञाकृत शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। अच्छा एक मिनट, ये 72 नहीं है, यह 74 है। 74 है, ठीक है, देख लेना आप। परख 1935, 37, 39, फिर 52, 53, 53, 56 और 65 आ ही गया है। सन कैसे याद करने ये बता देता हूं मैं थोड़ा सा। सन को क्या है कि 1928 में, उसके बाद 35, 37, 39 लगातार 35, 37 और 39, ठीक है। फिर 52 और 53, 53, फिर उसके बाद 56 और 65 ये साथ लिखे आ रहे हैं ट्रिक में। उसके बाद के जो है उनको 68, 68, 74, 74 और 83, 68, 68, 74, 74 और 83, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। अज्ञाकृत शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष है ए बैस है या फिर द। ए बैस है या फिर द, तो क्या है? ए 1941 ईस्वी। शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी। तो ये क्या, यहां कौन सा उपन्यास था? शेखर एक जीवनी। 1951 में कौन सा उपन्यास था इनका? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप। और 1961 में था अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी। 1951 में नदी के द्वीप और 1961 में अपने अपने अजनबी। अज्ञाकृत शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष है।
आज्ञाकृत शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। अब इनके जो प्रकाशन वर्ष है वो बड़ा ही आसान है कि आज्ञा ने जो भी उपन्यास लिखे थे किस किस सन में लिखे थे, 41 में, 51 में और 61 में। 41 में शेखर एक जीवनी, 51 में नदी के द्वीप और 1961 में अपने अपने अजनबी। लेकिन शेखर एक जीवनी के दो भाग थे। पहला भाग कब निकला था? 1941 में, और दूसरा भाग जो था वो 1944 में था। बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है और आज्ञा के जो उपन्यास है वो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। उपेंद्र नाथ अश्ककृत गिरती दीवारें 1947 ईस्वी उपन्यास के अगले खंड है। उपेंद्र नाथ अश्ककृत गिरती दीवारें 1947 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अश्क गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क का है, जिसकी रचना कब हुई थी? 1947 ईस्वी में हुई थी। यह इसका पहला खंड था, लेकिन इसके अगले खंडों के क्या नाम थे? शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदिल, ए एवं बै दोनों, गर्म राख। इनमें से कौन से थे? गर्म राख या कौन सा एक उसका अगला खंड था? शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदिल, एवं बै दोनों, गर्म राख। तो कौन सा है? उत्तर है इसका हमारे पास स। उत्तर क्या है? स है। मतलब शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदिल गिरती दीवारें के अगले खंड थे। प्रश्न संख्या 38। बंबई के समुद्र तट पर बसे मछुआरों के जीवन से संबंधित उपन्यास है। बंबई के समुद्र तट पर बसे मछुआरों, बंबई के समुद्र तट पर बसे मछुआरों के जीवन से संबंधित उपन्यास है। ए सागर लहरें और मनुष्य, काला जल, लोक परलोक और छोटे छोटे सवाल। सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य, काला जल, लोक परलोक और छोटे छोटे सवाल। तो कौन सा उपन्यास है? सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरें और मनुष्य मृदुला गर्ग कृत उपन्यास है। मृदुला गर्ग कृत बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार मृदुला गर्ग कृत उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है मृदुला गर्ग का? चितकोबरा, अनित्य, वंशज, उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप को शायद उसके हिस्से की धूप है, उसके हिस्से की धूप और उपयुक्त सभी। तो मृदुला गर्ग के कौन से उपन्यास थे? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी उपन्यास जो है वो मृदुला गर्ग के थे। मृदुला गर्ग जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रही है, जिन्हें 2004 ईस्वी में, कब? 2004 में व्यास सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था? 2004 में व्यास सम्मान, और 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2013 में, 2004 में इन्हें व्यास सम्मान मिला था और 2013 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो 2013 में व्यास सम्मान मिला था वो किसके लिए मिला था? कठगुलाब उपन्यास के लिए, जिसकी रचना 1996 ईस्वी में हुई थी। किसके लिए? कठगुलाब के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी उपन्यास नहीं पूछे जाते, जो महत्वपूर्ण उपन्यास होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के उपन्यासों पर आप विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें कि जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है या ऐसे जो रचनाकार है उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे मृदुला गर्ग है तो इनके उपन्यास ही पूछे जा सकते हैं, और विशेष रूप से उपन्यास की बात करते हैं तो कठगुलाब जैसे उपन्यास पूछे जा सकते हैं। 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? मिलजुल मन को। किसको? मिलजुल, इनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए, जिसकी रचना 2009 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। मृदुला गर्ग 2004 में व्यास सम्मान मिला था। किसके लिए मिला था? कठगुलाब के लिए, जिसकी रचना 1996 ईस्वी में हुई थी। और 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? मिलजुल मन के लिए, जिसकी रचना 2009 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या, शायद शोर ज्यादा हो रहा है, फिर भी मैं तो पढ़ा ही देता हूं, देखी जाएगी होगा सो क्या पता ना ही आए। कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यासों में संगत बताइए। कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यासों में संगत बताइए। कोई ऐसा हो जो कमलेश्वर का उपन्यास न हो। कोई ऐसा उपन्यास जो कमलेश्वर का न हो। सुबह, दोपहर, शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोया हुआ आदमी, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी उपन्यास जो है वो किसके हैं? कमलेश्वर के हैं। याद कर लेना आप सभी कौन कौन से? सुबह, दोपहर और शाम, ये एक ही उपन्यास है, सुबह, दोपहर और शाम।
और दूसरा है इसके बाद काली आंधी इनका उपन्यास है। तीसरा आदमी इनका उपन्यास है। आगामी अतीत भी, समुद्र में खोया हुआ आदमी भी इनका उपन्यास है। इसके अलावा क्या है, कमलेश्वर जो है, कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान के लिए, कितने पाकिस्तान, इनको 2003 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2003 में कमलेश्वर को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहां लिख देता हूं 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए, कितने पाकिस्तान के लिए, कितने पाकिस्तान के लिए, कितने पाकिस्तान क्या है, यह इनका उपन्यास था। यह इनका उपन्यास था जो 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अर्थात कमलेश्वर के 2000 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास कितने पाकिस्तान को 2003 ईस्वी में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था कमलेश्वर को। सभी नचावत राम गुसाई उपन्यास के रचनाकार है। सभी नचावत राम गुसाई उपन्यास के रचनाकार है उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, मनमथनाथ गुप्त या लक्ष्मी नारायण लाल। मनमथनाथ गुप्त या लक्ष्मी नारायण लाल कौन है, सभी नचावत राम गुसाई। तो कौन है इसके रचनाकार, भगवती चरण वर्मा। कौन है, भगवती चरण वर्मा। अमृतलाल नागर कृत उपन्यास मानस का हंस 1962 ईस्वी किसके जीवन से संबंधित है। अमृतलाल नागर कृत उपन्यास मानस का हंस 1962 ईस्वी किसके जीवन से संबंधित उपन्यास है। अमृतलाल नागर उपन्यास। अब ये क्या बताएं भैया, पास में काम चल रहा है, बड़ी समस्या क्रिएट हो रही पर पढ़ाना था, अब क्या कर सकते हैं। अमृतलाल नागर कृत उपन्यास मानस का हंस 1962 ईस्वी किसके जीवन से संबंधित है। तुलसीदास, सूरदास, महात्मा बुद्ध या महात्मा गांधी। तुलसीदास, सूरदास, महात्मा बुद्ध या महात्मा गांधी। तो किसके जीवन से संबंधित है, तुलसीदास के। मानस का हंस किसके जीवन से संबंधित है, तुलसीदास के। मानस का हंस 1962 ईस्वी जीवनी पर एक प्रकार का उपन्यास है ये। अमृतलाल नागर कृत उपन्यास खंजन नयन 1981 ईस्वी। खंजन नयन 1981 ईस्वी किसके जीवन से संबंधित है। खंजन नयन 1981 ईस्वी किसके जीवन से संबंधित है। तुलसीदास, सूरदास, महात्मा बुद्ध या महात्मा गांधी। तो किसके जीवन से संबंधित है, ए बैस है या फिर द। तो ब सूरदास के जीवन से संबंधित है। एक मिनट, अब जीवन की बात करते हैं तो मैं बताता हूं आपको। जीवन की हम बात करते हैं तो जीवनी पर जो उपन्यास लिखे गए वो किसने लिखे थे, रांगे राघव ने उपन्यास लिखे थे। रांगे राघव ने जीवनी पर सर्वाधिक उपन्यास लिखे थे। रांगे राघव, इन्होंने सबसे पहले इनका आता है लोई का ताना, या अपने कह सकते हैं पहला आएगा लखीमा, सॉरी एक्चुअली मैं क्रम से लगाना चाह रहा हूं। धूनी का धुआं, धूनी का धुआं इनका उपन्यास था। वो किस पर आधारित था, गोरखनाथ। गोरखनाथ के जीवन पर आधारित था धूनी का धुआं। 2 नंबर पर हम लेते हैं लोई का ताना। 2 नंबर पर हम ले लेते हैं लखीमा की आंखें। 2 नंबर पर हम लेते हैं लखीमा की आंखें। किस पर था ये, विद्यापति पर। किस पर था, विद्यापति पर, लखीमा की आंखें। 3 नंबर पर हम लेते हैं लोई का ताना। 3 नंबर पर हम क्या लेते हैं, लोई का ताना। लोई कौन थी, कबीर की पत्नी थी। तो लोई का ताना कबीर के जीवन पर आधारित है। अब आते हैं हम 4 नंबर पर रत्ना की बात। रत्ना कौन थी, रत्ना थी तुलसीदास की पत्नी, रत्नावली। तो रत्ना की बात
तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? तुलसीदास के जीवन पर। रत्ना की बात जो है तुलसीदास के जीवन पर। पांचवा है मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा हरो किसके जीवन पर आधारित है? बिहारी के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? मेरी भव बाधा हरो बिहारी के जीवन पर। इनके नाम से ही थोड़ा सा हमें ध्यान होना चाहिए बस। एक्चुअली में हम पढ़ते हैं ना, तो मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए कि पाठ्यक्रम जो है वो किसी भी स्थिति में पढ़ना ही चाहिए, चाहे वो याद रहे चाहे ना रहे। पाठ्यक्रम से तात्पर्य पाठ्यक्रम में जितना कुछ टॉप मैटर दिया हुआ है वो सारा मैटर कहीं ना कहीं से थोड़ा पढ़ो या ज्यादा पढ़ो, लेकिन एक बार उसके जितने भी बिंदु दिए हुए हैं उसको जरूर कवर कीजिए। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि कुछ जो बिंदु होते हैं उनमें से प्रश्न आ जाते हैं वो बड़े आसान होते हैं, या कुछ जो बिंदु होते हैं वो होते ही आसान है, या कुछ बिंदु टफ होने के बावजूद भी उसमें से हम क्या जो पढ़ रहे होते हैं कुछ आसान बात जो हमें याद रह जाती है वहीं आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि जिस विद्यार्थी ने सभी बिंदु पढ़े हैं तो वो वह वाला प्रश्न कर चुका होता है। इतना आसान होने के बावजूद भी हम उस प्रश्न को नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उस बिंदु को आधा घंटा 30 मिनट जो थे वो हमने उस बिंदु को नहीं दिए थे। तो वैसी स्थिति ये है। जब उपन्यास की बात आती है कि कबीर के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है, तो फिर समस्या आ जाती है। अब यहां देखो धुनी का धुआं पूछ लिया जाए तो समस्या आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा एक बार याद करते धुनी का धुआं गोरखनाथ आपने एक बार पढ़ लिया तो मुझे नहीं लग रहा कम से कम साल भर आप नहीं भूलने वाले कि धुनी का धुआं जो उपन्यास है वो किसके जीवन पर आधारित है? गोरखनाथ के जीवन पर। तो इसलिए मैंने भी यहां बताने का प्रयास किया कि आप लोगों को बता दूं। फिर आता है 6 नंबर पर हमारे पास आता है भारती का सपूत। भारती का सपूत तो किसके जीवन पर है? भारतेंदु के जीवन पर आधारित है। ये किसके जीवन पर आधारित है? भारती का जो सपूत है ये किसके जीवन पर आधारित है? भारतेंदु के। 7 नंबर पर आता है देवकी का बेटा। देवकी का बेटा जो है वो कृष्ण के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? कृष्ण के जीवन पर आधारित है। उसके बाद आता है 8 नंबर पर राह न रुकी। राह न रुकी ये किसके जीवन पर आधारित है? महावीर स्वामी व बुद्ध के जीवन पर आधारित है। राह न रुकी महावीर स्वामी व बुद्ध के जीवन पर। देवकी का बेटा सामने पता है कृष्ण के जीवन पर। राह न रुकी महावीर स्वामी व बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इसी प्रकार दो एक उपन्यासकार और है राजेंद्र मोहन भटनागर। जो मेरे सामने आए वो मैंने करवा दिए। राजेंद्र मोहन भटनागर। राजेंद्र मोहन भटनागर ने लिखा था युग पुरुष अंबेडकर। युग पुरुष अंबेडकर जो अंबेडकर के जीवन पर आधारित है। राजेंद्र मोहन भटनागर ने लिखा था युग पुरुष अंबेडकर जो अंबेडकर के जीवन पर आधारित है। उसके बाद आता है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने लिखा था तोड़ो कारा तोड़ो। तोड़ो कारा तोड़ो विवेकानंद के जीवन पर। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। कौन सा? नरेंद्र कोहली का तोड़ो कारा तोड़ो। किसके जीवन पर? विवेकानंद के। उसी तरह गिरिराज किशोर का भी एक उपन्यास था। इतने नहीं है और भी होंगे बहुत सारे उपन्यास इस प्रकार के। ये कुछ मेरे सामने आ गए वो मैंने आपको करवा दिए। गिरिराज किशोर का था पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर आधारित था? ये गांधी जी के जीवन पर आधारित था। गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास था। अब बात आती है रांगे राघव की। तो रांगे राघव के बहुत से उपन्यास थे, बड़े ही आसानी से हम उसको याद कर सकते हैं। यहां नहीं करवाएंगे क्योंकि रांगे राघव के बहुत सारे उपन्यास हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि रांगे राघव के उपन्यासों को ट्रिक है कि
घरौंदा विषाद मठ, उनके जो उपन्यास है उनको इस तरह से याद कर सकते हैं। घरौंदा विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते, चूर प्रतिदान। घरौंदा विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते, चूर प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, राई और पर्वत, छोटी सी बात, धरती मेरा घर, और प्रोफेसर की आखिरी आवाज। क्या है? घरौंदा विषाद मठ, मुर्दों का टीला। घरौंदा विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते। घरौंदा विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते, चूर प्रतिदान। घरौंदा विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते, चूर प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, राई और पर्वत, छोटी सी बात, धरती मेरा घर, और प्रोफेसर की आखिरी आवाज। इसके बाद आता है हुजूर काका का उबाल पराया है। हुजूर काका का उबाल पराया है, तभी तो देवकी का बेटा यशोधरा जीत गई। हुजूर काका का उबाल पराया है, तभी तो देवकी का बेटा यशोधरा जीत गई। ई से याद आया कि लोई का ताना और रत्ना की बात सुन के भारती का सपूत जाग उठा और आंधी की नावें चलाने लगा। आंधी की नावें से याद आया कि अंधेरे की भूख बोलते खंडर को है। खंडर से याद आया कि पक्षी और आकाश, बोने और घायल फूल, पक्षी और आकाश, बोने और घायल फूल, लक्ष्मी की आंखें देखकर धूनी के धुएं के समान हो गए। पक्षी और आकाश, खंडर से याद आया कि पक्षी और आकाश लक्ष्मी की आंखें देखकर धूनी के धुएं के समान हो गए, धुएं के समान हो गए। उसके बाद आता है धुएं से याद आया कि मेरी बहु बाधा, पथ का पाप और मेरी बहु बाधा हरो। धुएं से याद आया कि पथ का पाप और मेरी बहु बाधा हरो। कल्पना की प्यास दायरे से बाहर है। पतझर कल्पना की प्यास दायरे से बाहर है। ये लगभग 39-40 उपन्यास है रंग राघव के, जो एक अन्य वीडियो है उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से करवाया है। आप चाहें तो रंग राघव के नाम से इसे सर्च मार सकते हैं और देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या, क्योंकि ये सारा मैं करवाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, काफी 45 मिनट की वीडियो के लिए रंग राघव की बनेगी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित उपन्यास है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित उपन्यास है मुर्दों का टीला, वैशाली की नगर वधु, आधा गांव और नागफनी का देश। ए ब से और द, बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला किसका उपन्यास है? रांगे राघव का उपन्यास है। किसका उपन्यास है ये? रांगे राघव का उपन्यास है, जो इसकी रचना हुई थी 1948 ईस्वी में। कब हुई थी इनकी रचना? 1948 ईस्वी में। रांगे राघव का प्रथम उपन्यास था घरौंदा, जिसकी रचना हुई थी 1946 ईस्वी में। जैसे मैंने कहा था ना, घरौंदा विषाद मठ, मुर्दों का टीला। घरौंदा विषाद मठ, मुर्दों का टीला। दूसरा उपन्यास था इनका विषाद मठ, और तीसरा उपन्यास था मुर्दों का टीला, जिसकी रचना 1948 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 45। यशपाल कृत किस उपन्यास में अशोक के कलिंग पर चढ़ाई का वर्णन किया गया है? यशपाल कृत किस उपन्यास में? यशपाल कृत किस उपन्यास में अशोक के कलिंग पर चढ़ाई का वर्णन किया गया है? अमिता, दिव्या, मनुष्य के रूप में और पार्टी कामरेड। अमिता, दिव्या, मनुष्य के रूप में और पार्टी कामरेड। तो किस अशोक के कलिंग पर चढ़ाई का वर्णन किया गया? ए, बैस है और द, तो किस में किया गया है? अमिता में। अमिता जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है? अशोक के कलिंग पर चढ़ाई का वर्णन किया गया है। यशपाल के उपन्यासों को याद करने की ट्रिक है, इसका अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्या है? यशपाल दादा कामरेड, पहला उपन्यास इनका दादा कामरेड था, जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दादा कामरेड, जो 1941 ईस्वी में। यशपाल दादा कामरेड ने देशद्रोही दिव्या को, ठीक है, यशपाल दादा कामरेड ने देशद्रोही दिव्या को पार्टी कामरेड से निकाल दिया। यशपाल दादा कामरेड ने देशद्रोही दिव्या को पार्टी कामरेड से निकाल दिया। मनुष्य के रूप में अमिता का झूठा सच। मनुष्य के रूप में अमिता का झूठा सच। 12 घंटे अप्सरा के शाप की तरह 12 घंटे साथ रहा, या 12 घंटे तक रहा। अप्सरा के शाप की तरह 12 घंटे रहा। क्यों फंसे और मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी
बात। तो बात करते हैं मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल का एक उपन्यास था मेरी तेरी उसकी बात। ये 1942 से, या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित उपन्यास था मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात, इसकी रचना 1975 में हुई थी और 1976 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। मेरी तेरी उसकी बात 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मेरी तेरी उसकी बात किसका है? यशपाल का उपन्यास है। यशपाल दादा कामरेड ने देशद्रोही दिव्या को पार्टी कामरेड से निकाल दिया। मनुष्य के रूप में अमिता का झूठा सच, मनुष्य के रूप में अमिता का झूठा सच अप्सरा के शाप की तरह 12 घंटे रहा। क्यों फंसे और मेरी तेरी उसकी बात। झूठा सच जो है उसके 2 भाग हैं। झूठा सच के 2 भाग है। क्या नाम था? वतन और देश की शान। वतन और देश की शान, पहला 1958 ईस्वी में और दूसरा 1960 ईस्वी में। काले फूल का पौधा उपन्यास के रचयिता है मनमथनाथ गुप्त, लक्ष्मी नारायण लाल, राजकमल चौधरी, भैरव प्रसाद गुप्त। काले फूल का पौधा, ए बै से या द। काले फूल का पौधा किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। काले फूल का पौधा किसका उपन्यास है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। निम्न में से किसने उग्र के अनुकरण पर वर्जित विषयों पर उपन्यास लिखे? निम्न में से किसने उग्र के अनुकरण पर वर्जित विषयों पर उपन्यास लिखे थे? जनेंद्र ने, ऋषभ चरण जैन ने, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक ने या वृंदावन लाल वर्मा ने? किसने लिखे थे? ऋषभ चरण जैन ने। उत्तर है ब, ऋषभ चरण जैन ने। निम्न में से किसने सामाजिक जीवन को विषय न बनाकर व्यक्ति मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया है? निम्न में से किसने सामाजिक जीवन को विषय न बनाकर, निम्न में से किसने सामाजिक जीवन को विषय न बनाकर व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया है? सियाराम शरण गुप्त, ऋषभ चरण जैन, जनेंद्र, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। किसने किया है? सियाराम शरण गुप्त, ऋषभ चरण जैन, जनेंद्र और पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो किसने किया है? जनेंद्र ने। जनेंद्र जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा उपन्यास का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर अवश्य कीजिए। किसी सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट में उस सुधार को भी लिख सकते हैं। आगे से और अच्छी क्लास लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद नाटक है, निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, एकांकी है, कहानी है, सभी विधाओं पर इस प्रकार के वीडियो बनाए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदैव सफलता प्राप्त करो। जय हिंद, जय भारत।